नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्राकृतिक अवस्था के बारे में। हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था के बारे में विचार दिया। दोस्तों हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था की कल्पना क्यों की? उसको जरूरत क्या पड़ गई कि वह प्राकृतिक अवस्था की कल्पना करना उसके लिए वो मजबूर हो गया। दोस्तों ठीक है, वो बात देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हॉब्स ने मानव स्वभाव संबंधी विचार देता है। दोस्तों उसके बाद में वह प्राकृतिक कानून की बात करता है। दोस्तों उसके बाद वह बात करता है प्राकृतिक अवस्था की, और सबके अंत में बात करता है वह प्राकृतिक अवस्था। ये प्राकृतिक अवस्था, उसके बाद में वो बात करता है समझौता, जिसे हम कह सकते हैं कि राज्य की उत्पत्ति समझौते से होती है। दोस्तों अब हम ये कहें कि प्राकृतिक अवस्था का विचार उसने क्यों दिया, यहां देखिए समझौता अर्थात राज्य की उत्पत्ति समझौते से हुई है। दोस्तों और समझौते से पहले उसने क्या किया? प्राकृतिक अवस्था का सिद्धांत दिया, प्राकृतिक अवस्था के बारे में कहा। तो वो ये कहना चाहता है, ये बताना चाहता है हॉब्स कि लोगों ने आपस में समझौता किया। समझौता क्यों किया? इस प्राकृतिक अवस्था के अंदर, प्राकृतिक अवस्था के अंदर लोगों ने अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए समझौता किया। ठीक है, और समझौते से केस का निर्माण होता है, राज्य की उत्पत्ति होती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था का सिद्धांत दिया। क्यों दिया? ताकि वह राज्य की उत्पत्ति की कल्पना कर सके, राज्य का जो अपने विचार है वो दुनिया को ये बता सके कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है। दोस्तों ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि राज्य की उत्पत्ति से पहले उसने प्राकृतिक अवस्था का क्या किया था? चित्रण किया था। अब हम बात करते हैं, हमारा जो मूल बिंदु है दोस्तों वह है प्राकृतिक अवस्था। अब आप ये समझ गए होंगे कि समझौता से पहले, राज्य की उत्पत्ति से पहले उसने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया। मेन बात तो ये है। अब प्राकृतिक अवस्था के अंदर था क्या? उस समय प्राकृतिक अवस्था जो थी दोस्तों, उसके अंदर किसी प्रकार का राज्य तो था ही नहीं। जब राज्य की अनुपस्थिति थी, राज्य की अनुपस्थिति थी तो लोग कैसे होंगे? नियंत्रण में नहीं रहेंगे। दोस्तों नियंत्रण में नहीं रहेंगे, और जो व्यक्ति नियंत्रण में नहीं रहता है, कंट्रोल में नहीं रहता है, तो वह किसी को बख्शता भी नहीं है। और समझ में आ रहा ना दोस्तों? तो वह बख्शता भी नहीं है। अर्थात जब एक दूसरे के ऊपर वो क्या है कि मारने के लिए उतावलू हो जाता है, और दूसरे की संपत्ति को अपनी संपत्ति मानकर उससे क्या है कि लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, उसको परेशान करता है, उसको मार देता है। ये उसका मतलब एक तरह से जीवन था। अब राज्य की अनुपस्थिति होने पर नियंत्रण किसी प्रकार का था नहीं, और जब नियंत्रण नहीं होगा तो हॉब्स ये कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में जो जनजीवन था, प्राकृतिक अवस्था में जो समाज का जो जीवन था वो क्या था? समाज का जीवन क्या था? भैया बताओगे आप, सामाजिक था या पूर्व सामाजिक था? ये यहां से क्वेश्चन बहुत सारा आते हैं। कब बोल सामाजिक था या पूर्व सामाजिक? दोस्तों बताइए आपसे पूछा जाए कि हॉब्स के विचारों के अकॉर्डिंग प्राकृतिक अवस्था में लोगों का जीवन कैसा था? सामाजिक था या पूर्व सामाजिक था?
दोस्तों गंभीर प्रश्न है, आपका आंसर उत्तर होना चाहिए कि प्राकृतिक अवस्था में होब्स के अकॉर्डिंग लोगों का जो जीवन था वो क्या था, पूर्व सामाजिक था। क्या था, पूर्व सामाजिक था, न कि सामाजिक। यदि होब्स ये कहता कि लोगों का जीवन सामाजिक था, तो उस सामाजिक था तो इसका मतलब है कि लोग कहीं ना कहीं विवेकशील प्राणी हैं, दयालुता से रहते हैं, स्वार्थ की भावना कम होती है, देवीय गुण ज्यादा होते हैं। लेकिन होब्स ने ऐसी बात नहीं की। होब्स ये कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में लोगों का जो जीवन था वो कैसा था, पूर्व सामाजिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत आप याद कर लेना। तो प्राकृतिक अवस्था में लोगों का जो जीवन था वो था पूर्व सामाजिक था। दोस्तों प्राकृतिक अवस्था में होब्स के अकॉर्डिंग लोगों का जीवन कैसा था, पूर्व सामाजिक। अब पूर्व सामाजिक का मतलब सामाजिक तो था नहीं, पूर्व सामाजिक का मतलब यह था कि लोगों की जो व्यवस्था थी वो अव्यवस्थित थी, किसी के ऊपर नियंत्रण नहीं था। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर हम बात करते हैं, मूल पॉइंट पे चले जाते हैं डायरेक्ट कि उनका व्यवहार कैसा था, उनका सामाजिक पूर्व सामाजिक जीवन कैसा था। तो होब्स कहता है कि उनका जीवन कैसा था, नारकीय था। और नारकीय का मतलब क्या होता है, जैसे नार होता है, शेर होता है, वो किसी को बख्शता नहीं है। अच्छा, जो शक्तिशाली होता है वो सबको खा जाता है। आप समझ गए हो ना। तो ऐसा जीवन था उसके। तो कैसा जीवन था, नारकीय था, असहनीय था और अव्यवहारिक था। अव्यवहारिक था, व्यवहार तो कोई था ही नहीं उन लोगों। असहनीय था, अव्यवहारिक था और नारकीय था। इस तरह का उनका क्या था, जीवन था, पूर्व सामाजिक जीवन था। ठीक है, यह बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे होब्स ये कहता है कि पूर्व सामाजिक अवस्था में लोगों का जीवन ऐसा था, लेकिन इसके अलावा वो और क्या कहता है दोस्तों, वो कहता है कि मनुष्य का जो जीवन है एकाकी है। ठीक है, लिख देता हूं मैं, जीवन एकाकी, मनुष्य का जीवन ये शब्द पकड़ना आप दोस्तों, जीवन एकाकी है, दीन है, अपवित्र है, पाशविक है, वह क्षणिक है, वह क्षणिक है। यह ध्यान दो। पूर्व सामाजिक अवस्था का दोस्तों होब्स प्राकृतिक अवस्था में जनजीवन को बताता है पूर्व सामाजिक अवस्था, सामाजिक मत करके आना, पूर्व सामाजिक अवस्था बताता है। और पूर्व सामाजिक अवस्था क्या थी, पूर्व सामाजिक का मतलब क्या है, वो बताता है कि लोगों का जनजीवन कैसा था, नारकीय था, असहनीय था, अव्यावहारिक था। ठीक है, आगे क्या कहता है होब्स कि लोगों का जीवन उस पूर्व सामाजिक अवस्था के अंदर कैसा था, जीवन एकाकी था, दीनहीन यानी दीन था, अपवित्र था, पाशविक था, वह क्षणिक है। ठीक है, और क्षणिक का मतलब लोगों को यह पता नहीं है कि वह कब किस समय मर जाए। ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति क्या होता है, शक्तिशाली होता है, हर व्यक्ति शक्तिशाली है। एक वो कहावत है ना, होब्स ने कहा कि ये क्षणिक क्यों है, ये पाशविक क्यों है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूं कि वो एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात जो शक्तिशाली होगा दोस्तों, जो शक्तिशाली होगा उसकी विजय होगी। उसकी क्या होगी, विजय होगी। जो शक्तिशाली होगा दूसरे को डरा पाएगा, दूसरे को धमका पाएगा, दूसरे को हत्या कर देगा, उसके पास ही क्या है, शक्ति रहेगी, उसके पास ही इनकम रहेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये कहना चाहता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्यों था ऐसा, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा क्यों था, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में ऐसा ही था, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं था, क्योंकि राज्य की तो उत्पत्ति नहीं हुई थी, और राज्य की अनुपस्थिति रहेगी तो कानून नियम
नहीं बने थे दोस्तों। तो जब राज्य की अनुपस्थिति नहीं थी तो लोग ऐसे ही रहेंगे। ठीक है दोस्तों। अब तो ये तो वो कहावत है दोस्तों कि एक तरह से जो कच्चे धागे की जो तलवार होती है, कच्चे धागे की जो तलवार होती है वो सबके ऊपर लटकती रहती है, पता नहीं उस तलवार से कौन कब क्या खत्म हो जाए दोस्तों। तो ये एक कच्चा धागा है और इस कच्चे धागे के ऊपर ये तलवार है, ये बहुत सारे लोग यहां पर खड़े हैं। ठीक है, हर शक्तिशाली व्यक्ति इस कच्चे धागे की तलवार से एक दूसरे को मारना चाहता है और उसकी संपत्ति को, उसकी धन दौलत को, उसको वो प्राप्त करना चाहता है। ठीक है दोस्तों, ये बात है। तो आप समझ गए होंगे कि प्राकृतिक अवस्था के अंदर लोगों का होप्स के अकॉर्डिंग जनजीवन कैसा था। तो आप 2-3 पॉइंट याद रखना। एक तो प्राकृतिक अवस्था क्या थी, पूर्व सामाजिक थी। और पूर्व सामाजिक का मतलब क्या है? पूर्व सामाजिक का मतलब लोगों का जीवन क्या था? असहनीय था, अव्यवस्थित था, नियंत्रित नहीं था, दुर्व्यवहार था, अपमानजनक था दोस्तों। और उसका मतलब क्या है? और देखिए जीवन क्या था? एकाकी था, दीनहीन था, अपवित्र था, पाश्विक था और क्षणिक था। क्षणिक क्यों है? क्योंकि ये कच्चे धागे की जो तलवार है वो हर व्यक्ति के ऊपर लटक रही थी। कानून नियम कुछ था नहीं, राज्य कुछ था नहीं दोस्तों। तो इस प्रकार से क्या है कि होप्स ने कल्पना की, प्राकृतिक अवस्था की कल्पना क्यों की? ताकि वह राज्य की उत्पत्ति के बारे में कह सके कि राज्य की उत्पत्ति समझौते से होती है। दोस्तों केवल होब्स के विचार हम पढ़ते हैं तो होब्स ने खुद ने ये कहा कि मैंने ये केवल कोरी कल्पना की है कि हो सकता है कि ऐसे लोग रहे होंगे, और ऐसे लोग जब रहे होंगे लोगों को लगा कि कच्चे धागे की तलवार लोगों के ऊपर लटक रही है, तो लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए सामाजिक समझौता किया होगा और सामाजिक समझौते से क्या है? राज्य की उत्पत्ति हुई होगी, ऐसा होब्स मानता है। ठीक है, लेकिन होब्स ने कहीं पर भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं दे पाया कि कहीं ना कहीं ऐसी प्राकृतिक अवस्था हुई होगी, या कहीं ना कहीं इस प्राकृतिक अवस्था के बाद में लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए समझौता किया होगा, राज्य की उत्पत्ति की होगी। ऐसा होब्स के विचार जरूर देता है, कल्पना जरूर करता है, लेकिन ऐसा कहीं धरती पर हुआ होगा ऐसा अभी नहीं हुआ, ये खुद होब्स कहता है दोस्तों। लेकिन होब्स कुछ भी करे, ये कल्पना के आधार पर करे या कुछ भी कहे, लेकिन होब्स ने वैज्ञानिक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया, और वैज्ञानिक भौतिकवाद के सिद्धांत के अनुसार होब्स का वैज्ञानिक भौतिकवाद यही है कि प्रकृति के अंदर हर पदार्थ, हर चीज, यहां तक कि मनुष्य जो है वो भी क्या है? गति करता है। तो वैज्ञानिक भौतिकवाद सिद्धांत को अगर देखा जाए तो होब्स का जो जितने भी सिद्धांत है, जितने भी विचार है, वो कहीं ना कहीं क्या है? प्रासंगिक है दोस्तों। समझ में आया है ना? देखिए लोग गति करते हैं, क्यों करते हैं? अपने स्वार्थ के लिए गति करते हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर आश्रित है इसलिए गति करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पर मनुष्य का जो जीवन है वो क्या है कि असहनीय है। मनुष्य के स्वभाव के बारे में बताया कि मनुष्य का स्वभाव क्या है कि लालची है, लोभी है, स्वार्थी है। तो ये सब क्या है कि वो एक तरह से वो कुछ प्राप्त करना चाहता है, उसमें गति होती है तब वो करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि होब्स ने तो कल्पना तो जरूर की है, लेकिन उसके वैज्ञानिक भौतिकवाद जो सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं विचारों के अंदर क्या है कि प्रासंगिक है दोस्तों। हम एक शब्द ये भी कह सकते हैं कि जैसे प्राचीन समय में जैसे मत्स्य न्याय हुआ करता था, मत्स्य न्याय का मतलब ये प्राकृतिक अवस्था में वैसा ही ये जनजीवन था कि मत्स्य न्याय का मतलब ये है कि एक जैसे छोटी मछली होती है वो बड़ी मछली के पेट में समा जाती है। ठीक है, और फिर बड़ी मछली भी क्या हो जाती है? अपने आप को नष्ट कर लेती है, क्योंकि छोटी छोटी मछली वो खाती रहेगी तो उसके पेट में चली जाएगी, तो बड़ी मछली अपने आप ही नष्ट हो जाएगी। तो ऐसा ही प्राकृतिक अवस्था में लोगों का क्या था? जीवन था। ठीक है, ऐसा जीवन था। तो अब इस प्राकृतिक अवस्था के अंदर लोगों का मतलब कच्ची तलवार की तरह लोगों का जीवन था, लटक रहा था, पता नहीं कब क्या मर जाए। इसीलिए लोगों ने अपनी आत्म सुरक्षा के लिए, समझ में, अपनी सुरक्षा के लिए कि मैं जीता रहूं, मैं जीऊं, इसलिए उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए समझौता किया है और राज्य की उत्पत्ति की है।
ठीक है दोस्तों। अब राज्य की उत्पत्ति सिद्धांत मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी हम ये देखें दोस्तों कि इस प्राकृतिक अवस्था के अंदर निष्कर्ष के रूप में देखें कि प्राकृतिक अवस्था क्या थी एग्जाम की दृष्टि से। तो हम देखते हैं, मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूं निष्कर्ष के रूप में। पहला देखते हैं कि प्राकृतिक अवस्था कैसी है, पूर्व सामाजिक है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्व सामाजिक है, सामाजिक नहीं है दोस्तों। अरस्तु जो है, अरस्तु ने साफ साफ कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन होब्स ने क्या कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी नहीं है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि पूर्व सामाजिक है, यानी सामाजिक नहीं तो पूर्व सामाजिक हो गया। मनुष्य सामाजिक प्राणी नहीं है। तो जब सामाजिक प्राणी नहीं है तो इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि मनुष्य क्या है, पूर्व सामाजिक है। अब यहां पर हम ये देखें दोस्तों, पूर्व सामाजिक का मतलब क्या है, पूर्व सामाजिक का अर्थ क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इस पूर्व सामाजिक का अर्थ क्या है कि लोगों का जो जीवन है, लोगों का जीवन जो है दोस्तों वो कैसा था, असहनीय, दुर्व्यवहार, असहनीय था, दुर्व्यवहार था और नारकीय था और अव्यवस्थित था, क्योंकि राज्य तो बना ही नहीं था, और जब राज्य नहीं बना था तो किसी प्रकार का कंट्रोल भी नहीं होगा, नियंत्रण भी नहीं होगा दोस्तों, ये बात है। आगे मैं बात करूं कि 4 नंबर पर इसी पूर्व सामाजिक का अर्थ और देखें हम तो जीवन कैसा था, मनुष्य का जीवन कैसा था, एकाकी था, दीन, अपवित्र, और पाश्विक तथा क्षणिक था। यह हमने पढ़ा है अभी। तो दोस्तों पूर्व सामाजिक का अर्थ ही है ये वाला, ठीक है। ये पॉइंट याद कर लेना, कई बार पूछा जाता है कंपटीशन के अंदर कि होब्स की शब्दावली के अंदर उसकी सामाजिक जो पूर्व सामाजिक अवस्था है उसके अंदर निम्न में से कौन सा शब्द नहीं है। तो वहां प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे कि 1 नंबर इसको दे देता है एकाकी शब्द है, आप देख रहे हो, दीन शब्द है, आप देख रहे हो, यहां पर अपवित्र है, यहां पर देगा आपको पवित्र, और 4 नंबर पर देगा आपको पाश्विक। ठीक है दोस्तों, तो बताओ कि होब्स की शब्दावली में या होब्स के जो प्राकृतिक अवस्था थी उसके अंदर दोस्तों कि कौन सा शब्द उसकी शब्दावली में नहीं आ रहा है। तो ये नहीं आ रहा है, पवित्र शब्द नहीं आ रहा, पवित्र की जगह क्या है, अपवित्र है। तो आपको ऐसे याद रखना है दोस्तों। और हम निष्कर्ष के रूप में देखें दोस्तों इसके अलावा कि राज्य की अनुपस्थिति, थी जब वो प्राकृतिक अवस्था का सिद्धांत दिया, कल्पना की थी, उस समय किसी प्रकार का राज्य नहीं था। और जब राज्य की अनुपस्थिति रहेगी तो दोस्तों किसी प्रकार के कानून नियम भी नहीं थे, और जब कानून नियम नहीं होंगे तो कोई किसी के ऊपर मतलब किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं हमें कि और जब कानून नियम नहीं है तो दोस्तों न्याय भी नहीं होगा, अर्थात किसी प्रकार का न्याय नहीं था। आगे बात करें हम, और जो अवस्था थी हमेशा क्या थी, एक तनावग्रस्त थी। ठीक है, संघर्ष वाली अवस्था थी। लिखो जो हमेशा क्या था कि एक तरह से संघर्ष का जीवन था, तनाव का
संघर्ष, तनाव और अव्यवस्थित जीवन था। अव्यवस्थित जीवन था और हमेशा क्या था कि एक तरह से युद्ध की संभावना बनी रहती थी। एक युद्ध की हमेशा संभावना बनी रहती थी। ध्यान दो, होब्स ने इस युद्ध को नाम क्या दिया दोस्तों, कि हमेशा तनाव बना रहता था, हमेशा एक युद्ध की संभावना बनी रहती थी, हमेशा हर व्यक्ति के ऊपर कच्चे धागे की तरह एक तलवार लटकती रहती थी, एक युद्ध होता था। उस युद्ध को नाम क्या दिया, प्रत्येक का प्रत्येक के विरोध में युद्ध। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक का प्रत्येक के विरोध में युद्ध, मतलब हर व्यक्ति से युद्ध करता था। जैसे मान लीजिए एक ये वस्तु है, ठीक है, और ये जो वस्तु है इस एक व्यक्ति के पास है दोस्तों। अब एक व्यक्ति के पास ये वस्तु है, तो इस वस्तु को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लोग क्या है, खड़े हैं, ये आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इस व्यक्ति को कह रहे हैं कि हम तेरी संपत्ति को छीनेंगे, तेरी इस वस्तु को हम प्राप्त करना चाहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब प्राप्त करेंगे तो ये क्या करेगा बेचारा, ये तो अकेला पड़ गया ना। अब इनमें से ये जो जितने लोग हैं, इनमें से जो शक्तिशाली होगा, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा, वह इस वस्तु को प्राप्त कर लेगा। अब वस्तु को प्राप्त कर लेगा वो तो ठीक है, लेकिन दोस्तों शक्तिशाली का मतलब वस्तु को प्राप्त करने से तो है ही, लेकिन इसके रास्ते में जो शक्तिशाली लोगों के सामने आएगा वो उनको क्या करता जाएगा, नष्ट भी करता जाएगा। ये नष्ट हो गया, आखिर ये जो शक्तिशाली व्यक्ति बच गया इसको भी नष्ट कर देगा, जिसकी वस्तु है उसको भी नष्ट कर देगा और उस वस्तु को प्राप्त कर लेगा। तो इसीलिए होब्स ये कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में जिसकी लाठी उसकी भैंस अर्थात शक्तिशाली की विजय होती थी। और इस प्रकार की प्राकृतिक अवस्था को दूर करने के लिए उसने कल्पना की कि लोग सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति की होगी दोस्तों। और निष्कर्ष के रूप में हम देखें दोस्तों कि यहां पर व्यक्तिगत संपत्ति, देखो यहां पर शक्तिशाली वस्तुओं के लिए, संपत्ति के लिए लड़ता था, तो इसका मतलब ही कहीं ना कहीं क्या थी, उस जमाने के अंदर संपत्ति नहीं थी, व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी, व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी दोस्तों। ठीक है, व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी। हम आगे बात करते हैं। और नैतिकता और आध्यात्मिकता तो कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि मानव का स्वभाव ही क्या था, लोभी था, लालची था, तो नैतिक आध्यात्मिकता की तो बात हम करे ही नहीं। जीवन की असुरक्षा, अभी बात की, जीवन की असुरक्षा हमेशा बनी रहती थी, कच्चे धागे की तलवार हमेशा उनके ऊपर लटकती रहती थी दोस्तों। अब हम ये बात करें कि आप समझ गए होंगे कि होब्स की प्राकृतिक अवस्था में लोगों का जनजीवन कैसा था, पूर्व सामाजिक अवस्था थी। पूर्व सामाजिक का अर्थ आप समझ गए होंगे क्या था, क्या है क्या नहीं है। और अब होब्स ये कहना चाह रहा है कि मैंने ये कल्पना क्यों की, क्योंकि लोगों को एक दूसरे से भय था और उस भय से उनको सुरक्षा का खतरा सता रहा था कि लोग सुरक्षित रहे, इसलिए लोगों ने आपस में मिलकर क्या किया था, सामाजिक समझौता किया था, और जिसके द्वारा लेवियाथन की उत्पत्ति होती है, राज्य की उत्पत्ति होती है, एक निरंकुश राजतंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, और यही उसके प्राकृतिक अवस्था का सिद्धांत है दोस्तों। जहां रहो दोस्तों, मस्त रहो और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। धन्यवाद।